नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। हमारे पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर श्रीमान देवेंद्र त्रिपुरारी शरण भारती ये स्वतः व इनके कारनामे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। आजकल वे चर्चा में है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोरतम प्रशासकीय कार्रवाई वे करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कायदे के परे जाकर भी कार्रवाई करनी क्यों न पड़े। इसका एक ताजा उदाहरण 12 नवंबर 2025 को पुलिस नोटिस में एक प्रसिद्धि उन्होंने दी, जो कि आजकल सोशल मीडिया में भी चल रहा है। उसके चलते उन्होंने वडाला टीटी तत्कालीन वडाला टीटी के चंद्रकांत सुधाकर सरोदे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व राहुल रमेश वाघमोड़े पीएसआई, इनको भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 311 बी सबसेक्शन 2 311(ब)(2) के तहत टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेट यानी अब इसके आगे उन्हें न तो पेंशन प्राप्त होगी, न कोई भी सरकारी ड्यूज उनको मिलेंगे। ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन है उन्होंने जो निर्णय लिया है, परंतु इस निर्णय लेते समय जो अनियमितता हुई है, जिसका फायदा हो सकता है इनडायरेक्टली वे सरोदे और वाघमोड़े को देना चाहते हो, इसलिए ऐसा किया होगा, क्योंकि अन्यथा कानून इतना नहीं जानते हैं देवेंद्र भारती जी, ये मैं नहीं मान सकता। अब इससे मैं सिद्ध करता हूं किस तरह से ये ऑर्डर और ऑर्डर में क्या कमी और क्या अनियमितता की गई। हुआ कुछ पहले मैं इस केस के बारे में बताना चाहूंगा। हुआ कुछ ये है कि 26 सितंबर 2025 को मुंबई एंटी करप्शन ने वडाला टीटी के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर ट्रैप किया और उसमें चंद्रकांत सुधाकर सरोदे और राहुल रमेश वाघमोड़े, इनको रेड हैंड पकड़ा गया। इन पर एफआईआर नंबर 31/2025 दाखिल किया गया, अरेस्ट हुए, पुलिस कस्टडी, सस्पेंशन और सब कुछ हुआ। बाद में दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को हमारी पुलिस महासंचालक डीजीपी महाराष्ट्र स्टेट श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, माते श्रीमती रश्मि शुक्ला जी ने एक आदेश निकाला है लिखित में, और उस आदेश के तहत इन दोनों अधिकारियों पर आर्टिकल 311(b)(2) के तहत 2B के तहत इनको टर्मिनेट किया गया है। यहाँ पर 311(2)(ब) के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी भी अधिकारी को टर्मिनेट किया जाता है और उसे एक्चुअल 311(2) के एक में किसको पावर है वो बारे में दिया गया कि कौन टर्मिनेट कर सकता है। 2 में दिया है कि ऐसी परिस्थिति में उससे टर्मिनेट करते उसे पूरी संधि दी जाए कि वो अपनी साइड रख सके, उसके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये सब बाकायदा लिया जाए रेगुलर। लेकिन 311(2)(ब) में स्पष्ट लिखा है कि अगर व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ली जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में सक्षम अधिकारी उसे टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंडक्टिंग एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। परंतु उसमें उसको रीजनिंग देना पड़ेगा कि व्यवहारिक तरह से क्यों संभव नहीं। तो यहां पर उन्होंने इसको टर्मिनेट करते समय जो कारण दिए हैं वो एक तरह से पूरी तरह से वेग और इस तरह के हैं, और यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय दिखाई पड़ता है। यदि आप इस 30 अक्टूबर 2025 के ऑर्डर को देखेंगे तो यह ऑर्डर महाराष्ट्र शासन के उस जीआर के पूर्णतः खिलाफ हो जाता है, या उस ऑर्डर के पूरा अवमानना करता है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र शासन अंतर्गत सभी शासकीय प्रशासकीय कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली या पत्र व्यवहार या जो भी लिखा पढ़ी होगी वो मराठी भाषा में होगी। यहां पर यह आदेश इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी पूरी तरह से इन्होंने महाराष्ट्र शासन की उस जीआर की अवहेलना की है, उसका अवमान किया है।
और ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, या फिर इंग्लिश में है तो हो सकता है एआई जनरेटेड भी ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने इसमें जो दिया है कि जो रीजनिंग दी है कि किस लिए हम 311(2) लगा रहे हैं, तो कहा है कि ये जो अधिकारी हैं इनके ऊपर इसके पहले भी कई ऑफेंसेस, कई पनिशमेंट इनको हो चुके हैं। सरोदे जी के ऊपर 2001 में एंटी करप्शन की केस भी थी, परंतु उसका क्या निर्णय हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यदि कुछ कन्विक्शन या कुछ आता तो अवश्य लिखा जाता, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। प्लस उनको उनके पिछले सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से पनिशमेंट भी हुए, पनिशमेंट भी भोग चुके हैं, उसके बाद उन्हें प्रमोशंस भी मिल चुके हैं। तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ वॉश ऑफ, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि यदि आप पनिशमेंट भोग चुके हैं, हो चुका है, और उसके बाद आपको पनिशमेंट होने के बाद आपको जब प्रमोशन प्राप्त होता है, और जैसे ही आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाता है, पिछले पनिशमेंट नल एंड वॉइड हो जाती है। तो उसके चलते वो पनिशमेंट तो नल एंड वॉइड हो गए, फिर उसका यहां उल्लेख करने की जरूरत क्या है? और यदि मान लें यहां उल्लेख कर रहे हैं उसका, तो उसका बेस रख के यहां अगर आप उसको पनिशमेंट देने जा रहे हैं, तो एक ही मिस्टेक के लिए दो पनिशमेंट हो गए, यानी डबल जीओपार्डी हो गया, आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो गया। फिर उसके बाद में इस तरह के केस आज पहली केस नहीं, इसके पहले कई बार केसेस हो चुके हैं एंटी करप्शन के, जिनमें कि अधिकारियों पर केस हुए, केस रजिस्टर हुए, सस्पेंड हुए, रीइंस्टेट हुए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की गई उनके अगेंस्ट, परंतु उसको यह कहकर डॉक्यूमेंट फाइल में सुप्त दफ्तरी दाखिल कर दिया गया कि कोर्ट का फैसला आने के बाद में इस पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तो कोर्ट का फैसला छोड़िए, अभी उसका चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, कोर्ट का फैसला तो बहुत लंबी केस है। और ऐसे होते हुए भी इन्होंने उसको डिसीजन लेके, माने कोर्ट के पहले इन्होंने ऑर्डर दे दिया, डिसीजन ले लिया, यानी कोर्ट के अधिकारों का भी इन्होंने हनन किया, उसके अंदर भी प्रवेश किया, उसके अधिकारों में भी दखल दी। वही कुछ और केसेस आप देखेंगे जिसमें कि लोगों पर केसेस हुए, सस्पेंड हुए, सब हुए, और उसके बाद में ईसीडीजी ऑफिस ने उनको प्रमोशंस दिए हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: अमोल चंद्रकांत गौली, जगदीश काशीराम सावंत, महेश ज्ञानेश्वर गिरामे, नितिन शंकर सुर्वे, प्रमोद वामन कदम, सतीश मारतंड घोटेकर, शिवराज लक्ष्मण गौड़ी, विलास हरिचंद्र जादव, योगेश वासुदेव सवालाखे, इन्हें प्रमोशन दिया गया है। यानी एक तरफ लोगों को आप प्रमोशन दे रहे हैं एंटी करप्शन के कार्रवाई के बाद, और एक जगह पे इनको आप टर्मिनेट कर रहे हैं। ये दोहरा न्याय मापदंड क्यों? मैं सरोदे या वाघमारे के कोई सपोर्ट करने के लिए यहां नहीं उपस्थित हुआ हूं, न ही कभी वो मेरे साथ काम किए, न उनसे मेरा कोई परिचय है। उन्होंने अगर गलती की है, कोर्ट डिसीजन लेगा, कोर्ट की कार्रवाई के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। कोर्ट के कार्रवाई में आप दखल न दे, यही मेरी आपको विनती है। वहीं अगर जो आप सिर्फ इस रजिस्टरिंग ऑफेंस को बेस मानकर अगर सजा दे रहे हैं, तो उसके पहले कई अधिकारियों पे ऑफेंस रजिस्टर हुए, तो उन पर क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? और आईपीएस कितने हैं, अभी हाल में ही हुए। इवन हमारी जो डीजीपी मैडम जिन्होंने ऑर्डर निकाला, उनके ऊपर 2 ऑफेंस रजिस्टर हुए, एक पुणे में, एक मुंबई में। तो क्यों नहीं उन्हें ताबड़तोड़ टर्मिनेट कर दिया गया? क्यों कोर्ट का वेट की गई? क्यों सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन का वेट किया गया? उन्हें भी सस्पेंड कर देना था, क्योंकि यहां पे भी अभी सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन तो गया नहीं, क्योंकि चार्जशीट ही नहीं सबमिट हुई। तो ऐसी परिस्थिति में आईपीएस रश्मि शुक्ला जी को माफ, परमवीर सिंह, इनके ऊपर हुआ। वो वांटेड पीरियड में, जिस पीरियड में वो मिल नहीं रहे थे, वांटेड थे, वो पीरियड को तुमने सर्विस बुक में रेगुलाइज दिखाया, सर्विस पीरियड काउंट किया, यानी उसका फायदा उसे वहां पूरा मिलने वाला है। फिर बाद में डीसीपी अकबर पठान, उनके ऊपर गुना दाखिल होने के बाद में
कैडर पोस्टिंग है जोन 2, उनको नॉन कैडर को वहां कैडर पोस्टिंग दी गई। पराग मनेरे इकोनॉमिक ऑफिस इंचार्ज थाना, सौरभ त्रिपाठी, दीपक देवराज, कितने ऐसे ऑफिसर हैं। इन आईपीएस अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको कोई स्पेशल इम्यूनिटी मिली है क्या एक जन के? इसलिए मैं कहता हूं ये सिलेक्टिव कार्रवाई की गई है। कोई विशेष हेतु, विशेष मुद्दा दिमाग में रखते हुए माननीय श्री देवेंद्र भारती जी ने और श्रीमती रश्मि शुक्ला जी ने अपने अदम्य साहस का और प्रशासकीय कार्रवाई कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया है और पुलिस खाते में एक दहशत निर्माण करने का लोगों के दिमाग में लिख रहे हैं कि उस ऑर्डर में कि सर्वोदय और वाघमोड़े का वहां पे बहुत टेरर था, बहुत टेरर है इनका, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफी वर्चस्व है। तो यदि उसका टेरर है, वर्चस्व है, तो ऐसे आदमी को सीनियर पे की पोस्टिंग देवेंद्र भारती ने वहां दी है ना। उस समय उसका सर्विस रिकॉर्ड नहीं चेक किया गया क्या? या उस समय भ्रष्टाचार करके उनको पोस्टिंग दी देवेंद्र भारती जी ने? इसका कुछ स्पष्टीकरण देवेंद्र भारती जी देंगे? ये छोड़िए, कई ऑफिसर ऐसे होके गए हाल में ही, अभी कुछ दिन की बात है, जिनको कन्विक्शन आने के बाद में सीनियर पे का चार्ज उन्होंने कई सालों तक भोगा कन्विक्शन, जबकि जीआर है। कन्विक्शन आने के बाद में तुरंत उसको 311 करना चाहिए, लेकिन वो इंचार्ज रहे 2-2, 3-3 साल कन्विक्शन के बाद। मैं ऑफेंस रजिस्टर नहीं बोल रहा हूं। मोका कोर्ट ने सुबोध जायसवाल जी के बारे में कहा कि इन्होंने तलगी को मदद की है मोका केस में। इस तरह से तो उनके ऑब्जेक्शन को अगर जो सही माना जाए तो सेक्शन 24 मोका के तहत वो आरोपी होते हैं। फिर भी उन्हें सीपी मुंबई, डीजी महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल एंटी सीबीआई संग्राम सिंह निशानदार, कोर्ट ने इतने बेकार उनके बारे में लिखा है, ईओडब्ल्यू के बारे में लिखा है, कोई कार्रवाई नहीं। इवन श्री देवेंद्र भारती जी के बारे में उस समय के प्रेजेंट सीपी बर्वे साहब ने और डीजी लोगों ने उनका रिपोर्ट जो भेजा मंत्रालय को, बहुत ही सीरियस रिपोर्ट है, परंतु यह कहकर फाइल किया गया कि आईपीएस का जो इंक्वायरी है उसके आदेश करने का अधिकार सिर्फ सीएम को है और होम मिनिस्टर ने किया आदेश बराबर नहीं है। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है, डी नो करो, फिर से डी चालू करो, क्योंकि फैक्ट तो वही है। लेकिन उनके लिए तो स्पेशल सीपी की पोस्ट क्रिएट की जाती है, उनसे जूनियर, उनसे सीनियर बैठे हैं, उनको जूनियर पोस्ट दी जाती है, उन जूनियर को पोस्ट दी जाती है सीपी की। कोई बोल नहीं सकता। आईपीएसओ की तो औकात नहीं कि देवेंद्र भारती और रश्मि शुक्ला जी के निर्णयों के बारे में कुछ कह सके। इससे कहते हैं टेरर। देवेंद्र जी का और रश्मि शुक्ला जी का ये टेरर है कि स्टैब्लिशमेंट में ये दबदबा है कि कोई उनके गलत निर्णय को भी गलत कहने की हिम्मत नहीं करता। सभी डरते हैं, क्योंकि देवा भाव की कृपा, देव भाव मतलब परमेश्वर, ईश्वर, ऑलमाइटी गॉड, उसकी असीम कृपा उन पर है। मैं भी डरता हूं, बहुत डरता हूं, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। फिर भी विनती करता हूं देवेंद्र भारती जी और रश्मि शुक्ला जी को कि कार्रवाई करिए, अवश्य करिए। आदमी गलत है, कार्रवाई करिए, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का भी अवसर दीजिए। कोई भी आदेश यदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सीधे सीधे आर्टिकल 13 का भी, और उसके बाद अगर आप कोई ऑर्डर निकालते हैं तो इट इज ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13। तो कृपया कायदेशीर मार्ग का पालन करें, बस यही मेरी विनती है। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।